हमारे जो नेक्स्ट स्पीकर है, ही इज़ अंकुर जोशी. ही इज़ वर्किंग एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर एंड बोर्ड मेंबर ऑफ सेंटर ऑफ एक्सेलेंस फॉर कॉन्शियस लीडरशिप एट FMS विजडम, बनस्थली विद्यापीठ, and the visiting faculty at Visay University, the Netherlands. He is also a fellow of MDI Gurugram in Public Policy and Governance, where he did doctoral research on Gurukul education system. Sir, please do come. श्री गणेशाय नमः. सभी मंच पर आसीन सभी लोगों को प्रणाम. मुकेश सर, स्वामी जी, अन्य वक्ताओं को प्रणाम और सभी लोग जो यहाँ उपस्थित हैं, आप सभी को प्रणाम. ये शीर्षक आज मैंने 1-2 साल पहले कॉन्फ्रेंस हमारे कॉलेज में एलुमनाई मीट थी, तो उन्होंने कहा कि आप भी कुछ बताइए. तो मैंने एक सोचा जो आप सभी का भी अनुभव होगा, PhD बहुत मंडेन कहा जाता है. जैसे ही आप समाज में बाहर, अभी तो हम लोग एक बंद कमरे में बैठे हैं, समाज में बाहर PhD करे हुए लोगों के बारे में क्या विचार है ये सब हम जानते ही हैं, उसके ऊपर बोलने की आवश्यकता नहीं है. तो लोगों को लगता है तो एक बहुत नीरस जीवन है, लेकिन मेरा PhD का अनुभव बड़ा रोचक था, बड़ा आनंद आता था. वो कैसे आता था मैं उसके बारे में कुछ बताऊंगा. मेरा जो शोध था गुरुकुल के ऊपर, उसको मैंने किया. और मुकेश सर और बाकी आप सभी, मैं जैसे सभी वक्ताओं में यहाँ पे सबसे छोटा हूँ, तो जैसे घरों में सबसे छोटे बच्चे थोड़ी दृष्टता करते हैं, तो उसी तरह से कुछ प्रेजेंटेशन में भी ऐसी बातें हैं, तो वो छोटे बच्चे की समझ के उसको इग्नोर कर दें आप, अगर ठीक नहीं लगे तो. हाँ, नेक्स्ट स्लाइड पे जाएं प्लीज. क्या हमारी रिसर्च की जर्नी एंजॉयबल भी हो सकती है? ऐसा क्वेश्चन जब मैंने कई लोगों से पूछा तो वो हंसने लगे मन ही मन. सामने तो हंसे नहीं, लेकिन क्या, जैसे गिरीश्वर सर बात कर रहे थे, क्या डेटा कलेक्शन एंजॉयबल हो सकता है? तो एक बार मैं अपने जब PhD कर रहा था, तो मेरे एक फ्रेंड बोली कि अरे बहुत दिन से दिखाई नहीं दिए, तुम कहाँ गए थे? मैंने कहा डेटा कलेक्शन के लिए गया हुआ था. तो बोले अच्छा, कहाँ गए थे? मैंने कहा गौशाला में. तो थोड़ी देर तक वो आश्चर्यचकित कि बोले गौशाला में डेटा कलेक्शन? मैंने कहा हाँ. फिर थोड़े दिन बाद वो वापस मिली, बोले फिर बहुत दिन तक नहीं दिखे, कहाँ थे? मैंने कहा गुरुकुल में था, मैं डेटा कलेक्शन कर रहा था. तो रिसर्च का जो स्वरूप था, हाँ नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाइए प्लीज. उसमें गिरीश्वर सर ने एक बात कही थी कि जिस पर मैं बोलूँगा. मुझे सोचा नहीं था कि इस पर बोलूँगा, पर उन्होंने बोल दिया है तो वो बात को रखना जरूरी है. तो पात्रता की बात होती है, एलिजिबिलिटी. भगवान कृष्ण ने भी गीता अर्जुन को जब बोल दी, उसके बाद अंत में एक लाइन बोली, नहीं सुनने की इच्छा रखने वालों को मत बोलना. जब तक इच्छा न हो तो पात्रता की सबसे पहली तो चीज़ है कि अंदर जिज्ञासा है जानने की, सुनना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं. तो ये भारतीय ज्ञान परंपरा में सबसे पहली चीज़ तो आती है कि हम जिसको ये बात बोल रहे हैं, क्या वो इच्छुक है इसको जानने का. तो आज के सत्र के लिए मैं कुछ जो बातें इससे अज्यूम कर लिया है कि इस थीम थी और आप लोग इसीलिए आए, इसलिए ये अजम्पशन पे मैं ये बात कह रहा हूँ. तो सबसे पहली चीज़ तो पात्रता की वो होती है. और दूसरा, अगर हम इस विषय में पात्र बनना चाहते हैं तो हमको किस प्रक्रिया से गुजरना होगा. ये जैसे गिरीश्वर सर कहे कि नेट क्लियर कर लिया, PhD और एडमिशन हो गया, या ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया तो एलिजिबिलिटी आ गई, वहाँ से इन विषयों की पात्रता आती नहीं. उसके लिए अपने आप को तैयार करना पड़ता है. तो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. अब आप कहेंगे कि कुछ ऐसी चीज़ें, जैसे संदीप सर ने भी कहा कि इस तरह की रिसर्च लोग आपको पागल कहना शुरू कर देते हैं. लेकिन एक पुस्तक है, उसका नाम है द पावर ऑफ अनरीजनेबल पीपल. अगर वो हिंदी में होती तो संदीप सर से एक बार बात चल रही थी, तो उन्होंने कहा इस किताब का नाम होता 11 पागल, क्योंकि अनरीजनेबल मतलब पागलपन. और पागलपन तभी होगा व्हेन यू क्वेश्चन द स्टेटस को, वरना तो क्या है, नॉर्मल बात है. तो वो सोशल एंटरप्रेन्योर्स की स्टडी है उसमें, उस किताब पे, द पावर ऑफ अनरीजनेबल पीपल, बिकॉज चेंज इज ब्रॉट बाय पीपल हु कैन डेयर टू थिंक बियॉन्ड व्हाट इज ऑब्वियस. तो जब तक आपको लोग पागल नहीं कहें तब तक आप भारतीय ज्ञान परंपरा के रिसर्चर नहीं है. ये टेस्ट है इसकी. तो जो जो हिम्मत करना चाहें इस क्षेत्र में, तो पागलपन, अनसाइंटिफिक, जाहिल, वो सारे जो विशेषण है वो आपके हो जाएंगे. तो ये करना आपको करें. हाँ नेक्स्ट.
तो मैंने जो गुरुकुल पे रिसर्च की थी तो उसमें 3 विषयों पे बात की थी कि गुरुकुल में पढ़ाया कैसे जाता है, हाउ जो पेडागोजी की बात होती है, व्हाट जो कंटेंट है, और व्हाई आउटकम्स या पर्पस क्या होते हैं। नेक्स्ट पे तो उसमें एक वर्ड यूज़ किया था एपिस्टेमोलॉजिकल स्टैंस। इसमें और भी चीज़ें हैं जिस पे मैं अभी डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। एपिस्टेमोलॉजिकल स्टैंस, अभी जो बात हुई कि प्रणाली क्या हो, आज सुबह भी बात हुई थी, सर ने भी बात की थी, सभी लोग बात कर रहे हैं उस पर, तो वो हमको अपना रिसर्च में वो बात बहुत स्पष्ट रूप से कहना पड़ेगी कि हमारा जो प्रमेय है विच इज़ टू बी नोन, उसकी जो प्रोसेस है, जो प्रमाण शास्त्र है, उसकी जो एपिस्टेमोलॉजी है वो ये है, और हमारे लिए ये भी प्रमाण है, उपमान भी प्रमाण है, शब्द भी प्रमाण है। उदाहरण के लिए मैं कई बार बोलता रहता हूँ, भगवत गीता में एक आता है, ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मयन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। अब इस पे कोई साइंटिफिक रिसर्च करके बता दे, पूरे कहाँ से करेंगे आप? क्योंकि हर प्राणी के स्थित उनकी आत्मा मैं हूँ और उनको माया में भ्रमण मैं कराता हूँ। अब इसको आप कौन सी साइंटिफिक रिसर्च मेथोडोलॉजी से प्रूव कर सकते हैं? आजकल बड़ी बात चलती है एविडेंस लेके, कहाँ से लाएंगे आप इस चीज का एविडेंस? उसके लिए आपको प्रमाण शास्त्र में जाना पड़ेगा, शब्द प्रमाण का आधार लेके इसकी सिर्फ आभास हो सकता है। जैसे उद्धव गीता में भगवान कृष्ण ने उद्धव जी को जो एक गीता तो कृष्ण अर्जुन को सुनाई थी, एक गीता उद्धव जी को भी सुनाई थी जो उनके भाई थे, और अंत में भगवान कहते हैं कि हम दोनों का जो संवाद है ये भी माया है, और जो तुम मेरा स्वरूप देख रहे हो ये भी माया है। अब आप इस चीज को कौन सी साइंटिफिक मेथड से प्रूव कर सकते हैं? तो प्रमाण शास्त्र का आधार लेना पड़ेगा, और वो एपिस्टेमोलॉजिकल स्टैंस हमको क्लियर करना पड़ेगा, तभी हम भारतीय रिसर्च कर सकते। नेक्स्ट प्लीज। ये विदेश कहीं 2 दिन से काफी प्रश्न उठ रहे थे कि हम इन चीजों को रिपोर्ट कैसे करें। तो इस तरह के फ्रेमवर्क्स बहुत सारे अवेलेबल हैं, जिसमें कि आप इसका फोटो खींचना चाहें ले लें। तो फोकस, अगर आप इन सब चीज़ों को समझा देंगे कि ये वैलिडिटी यहाँ से आती है, रिलायबिलिटी कहाँ से आती है। मेरी थीसिस के एंड में किसी ने पूछा कि इसकी रिलायबिलिटी वैलिडिटी क्या है, मैंने कहा ये रहा आपके सामने, 4 साल पहले ये जैसा था और 4 साल बाद ये जैसा हुआ है, ये इसकी वैलिडिटी है, ये इसका आउटकम है रिसर्च का। तो एक दूसरा तरीका होता है, और कई ऐसी रिसर्चेज होती हैं जिसमें वो आप बता सकते हैं कि यू आर देयर। आज सुबह एक सर ने भी प्रश्न किया था कि वो फर्स्ट पर्सन इंक्वायरी, तो एक ऑटो एथनोग्राफी करके एक रिसर्च मेथोडोलॉजी होती है, मेथड होती है, जिसमें विच इज ऑटोबायोग्राफी प्लस रिसर्च। तो ऐसी कई चीज़ें हैं जिसको आप बता सकते हैं। इसकी वैलिडिटी ऐसे आती है, मेरा जो गुरुकुल का रिसर्च था, नेक्स्ट स्लाइड्स में जाएंगे थोड़ा, तो ये तो थोड़ा डिटेल है जो रेगुलर है, उसको हम आगे बढ़ जाएंगे, आगे बढ़ जाइए आगे। ये इस तरह से उसके वैलिडिटी रिलायबिलिटी कैसे हुई थी। तो जितने एग्जामिनर से या रिसर्च कम्युनिटी है, हमको उसको उदाहरण, उसको प्रमाण देना है कि हमने ये रिसर्च की है एंड इट इज़ अ जेन्युइन वर्क। तो उसका जेन्युइन वर्क का उदाहरण कैसे हो सकता है, आगे एक बार जाएंगे। तो जो मेरी रिसर्च स्टडी डिज़ाइन थी, इसमें एक एक क्लिक करके वो आता जाएगा, आप क्लिक करते जाएं। एम्बॉडीड नोइंग, एक राजीव मल्होत्रा करके व्यक्ति हैं, उन्होंने एक शब्द दिया था कि जो अनुभवजन्य ज्ञान है और जो ग्रंथ हैं, उन दोनों का साथ में समावेश करते हुए जाना। तो सिर्फ थ्योरेटिकल नहीं है, ये एक्सपीरियंशियल भी है, और उसके आधार पे एक पर्सपेक्टिव बिल्ड हुआ, डायलॉग्स और डिस्कशंस किए साथ में काम करने वाले लोगों को, जैसे यहाँ की थीम है कोलैबोरेशन की, और उससे जो लर्निंग और कंक्लूजन आए, उससे फिर रिफाइनमेंट हुआ खुद के लिए। अभी संदीप सर ने स्वांत सुखाय की बात की, और उससे ये इटरेटिव प्रोसेस चलती रही, और उसके अंत में शोध के लिए वो निकल के आया। एक मिनट पीछे आ जाइए प्लीज, आगे बढ़िए, जो थीसिस के फॉर्म में निकल के आया। अब इस तरह से अगर ये एक एग्जाम्पल है कि आप अपनी शोध प्रक्रिया को समझा सकते हैं कि दिस इज अ जेन्युइन वर्क, इसमें किस तरह से काम हुआ। हाँ, नेक्स्ट स्लाइड। अब ये जो एम्बॉडीड नोइंग है, देखिए जो मैं कह रहा था कि डेटा कलेक्शन, मैंने ये सब अपनी थीसिस के प्रेजेंटेशन में सब दिखाया कि मैं यहाँ देखिए गुरुकुल में गया, योग किए, लोगों के साथ उठा बैठा, और ये सब जीवन उसको जिया, एंड दैट इज पार्ट ऑफ माय रिसर्च मेथोडोलॉजी फॉर दिस रिसर्च। तो मैंने अपनी पात्रता इस रिसर्च को करने के लिए ऐसी बनाई, और वहाँ पर कुछ फोटो हमने इतना मंडेन और नीरस बना दिया, हम क्यों ये अपने फोटोज नहीं डाल सकते।
तो इन जगह पर हम जाते हैं, इन लोगों से मिले, बात की और ऐसे फोटोग्राफ भी अपनी थीसिस में लगा दिए। तो ये नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाए। ये गुरुकुल में बैठे, उनके गुरुजी थे, आचार्य जी थे। फिर मेरे सर ने कहा अच्छा तुम गुरुकुल गए थे तो तुम वहाँ का नक्शा खुद बना सकते हो? मैंने कहा हाँ सर, ये लीजिए। तो ये खुद से उसका नक्शा बना के बता दिया। तो ये मेरी रिसर्च के रिलायबिलिटी, वैलिडिटी के पॉइंट्स थे जिसको रिसर्च कम्युनिटी ने एक्सेप्ट किया। तो जो जितनी बातें आ रही थी, नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाए। ये और भी कुछ लोग थे, कहाँ कहाँ जाना हुआ, स्वामी जी बैठे हैं, मैं कन्याकुमारी में जो विवेकानंद आश्रम है, अलग अलग जगह ये माता जी हैं जो पुष्पा दीक्षित जी माता जी, उन्होंने पढ़ाया, वहाँ की उनकी बातें, तो उससे ये कम्युनिकेट हुआ कि ये होता है। फिर इसके बाद बात आई, नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाए प्लीज, कि ये गुरुकुल होता क्या है। तो अब हमारे शास्त्रों में सूत्र के बारे में कहा जाता है। तो मेरे एक प्रोफेसर थे, उनके साथ मेरी मीटिंग सेकंड्स की होती थी, क्योंकि उनके पास जाता वो प्रश्न पूछ लेते और उस प्रश्न का उत्तर बनाने मुझे 2 महीने लगते। फिर मैं अगला वो प्रश्न लेके जाता कि चलो अफसर को बताएंगे, बोले अच्छा ठीक है, अभी अगला क्या, अगला क्या। तो उनका बड़ा योगदान था कि उन्होंने मुझे 4-4 घंटे मेरे साथ बैठ के गुरुकुल की, उन्होंने कहा कि स्पेसिफिक आंसर दो कि तुम्हारे प्रश्न का उत्तर क्या है, वाई, हाउ और व्हाट जो क्वेश्चन तुमने दिए। तो उसका ये निकल के आया कि जहाँ पे पराविद्या और अपराविद्या दोनों पढ़ाई जाती है, और गुरु का जो कार्य होता है वो जो नॉलेज विद इन, जो माता जी जिनका मैंने कहा, उन्होंने पहले दिन कह दिया था सारा ज्ञान तुम्हारे अंदर ही है, हमारा रोल सिर्फ उस पे लगे धूल को हटाना है। तो वो गुरु का रोल होता है। और उसमें एक जगह आता है कि गुरु और शिष्य का संबंध जैसे माता के गर्भ में जब बालक होता है उस लेवल का गुरु शिष्य का संबंध होता है, वो रिलेशनशिप उनकी कही जाए। और ये एक श्लोक आता है, आचार्यात् पादमा दत्ते पादम शिष्यम सौमेधया पादम स ब्रह्मचारिभ्य पादं काल क्रमेण च, कि 1/4 ज्ञान गुरु के मुख से मिलता है, 1/4 ज्ञान सहपाठियों के साथ, 1/4 ज्ञान खुद की मेधा से, स्वमेधा, सुबह मेधा जी मेधावी होने की बात करी गई थी, और 1/4 ज्ञान काल के साथ। तो वो गुरुकुल की वो परंपरा है जिससे ये हो सकता है। तो ये नॉलेज जनरेशन, नॉलेज एक्विजिशन और नॉलेज प्रोडक्शन, जो भी सब हम कहते हैं, वो इस तरीके से किया जा सकता है। तो ये एक उदाहरण के तौर पे बात करी गई थी, और एक छोटी सी कथा के माध्यम से उसको मैं अंतर करना चाहूँगा अपनी बात को। एक बार एक राजा थे, तो उनको, हो सकता है आप में से कई लोगों ने सुनी हो, उनको बहुत ज्ञान की जिज्ञासा रहती थी, कई लोगों से पुराणों का अध्ययन करवाते रहते थे, लेकिन उनको संतुष्टि, वो आत्मज्ञान नहीं होता था, तो वो बड़े चिंतित रहते थे। तो एक साधु को मिले, तो साधु ने कहा इसका उत्तर मैं तुम्हारे सभा में आके दूंगा। तो बोले ठीक है आइए। वो आए तो उन्होंने कहा सब जो मैं बोलूं वैसा करना है। उन्होंने कहा ठीक है। तो बोले राजा को तुम यहाँ नीचे उतार दो और मुझे राजा के स्थान पे बिठा दो। उन्होंने कहा ठीक है, कर दिया। राजा नीचे आ गए। बोले अब वो पंडितों को बुलाओ जो तुमको कथा सुनाते हैं, उनको भी बुला लिया। और बोले अब इन सबको बांध दिया जाए। उनको बांध दिया गया, और फिर वो पंडित को कहा अब राजा को खोलो। तो लोग हंसने लगे, क्या बात है, ऐसा कैसे हो सकता है। तो साधु उतर गए नीचे, बोले राजा तुमको तुम्हारा उत्तर मिल गया होगा, क्योंकि जो खुद बंधा हुआ है वो दूसरों को मुक्त नहीं कर सकता। तो भारतीय परंपरा में इसलिए वो जो पात्रता वाला बात है कि हम जब तक ऐसे आस्था, श्रद्धा से उस अपने आप को उस ज्ञान का पात्र नहीं बनाएंगे, तो ना वो हम सीख पाएंगे ना दूसरों को सिखा पाएंगे। तो ये उसका आधार है, और ये गुरुकुल में उसको मैंने कैसे लिया उसके ऊपर बात की। धन्यवाद।